हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC GSL पे। दोस्तों, मैं गुलशन कुमार और आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का केमिस्ट्री जिसमें चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर बताने वाला हूं, जिसका ये पार्ट 2 वीडियो होगा, सेकेंड वीडियो होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। स्टूडेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है। दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरे केमिस्ट्री का सबसे टॉपेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इसे ना बोला जाए तो केमिस्ट्री का इसे रीड कहा जाता है। तो शांत रहना। तो हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। स्टूडेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि एटम, ये शब्द जो है परमाणु शब्द, ये परमाणु शब्द सबसे पहले महर्षि कनाद ने दिया था। और अभी तक जो था, जब तक जॉन डाल्टन का सिद्धांत था, उस जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। हालांकि परमाणु गोलाकार होती है, इसकी त्रिज्या भी होती है, इसकी नाभिक भी होती है। ठीक, परमाणु की नाभिक की भी त्रिज्या होती है। स्टूडेंट, मैंने बताया था आप लोगों को परमाणु गोलाकार होती है, इनकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। नाभिक जो होती है उसकी भी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, जो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और मैंने बताया था आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टूडेंट की इसमें परमाणु जो होता, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना जो होती है, वह उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सजावट होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सजावट ही स्टूडेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर कहलाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम होता है। स्टूडेंट, कल मैंने आपको बताया था भी कि कितने फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम का। फंडामेंटल पार्टिकल स्टूडेंट आप लोग याद रखना, टोटल 3 फंडामेंटल पार्टिकल एटम होता है, जो मैंने बताया था। इलेक्ट्रॉन होती है, प्रोटॉन होती है और न्यूट्रॉन होती है। जॉन डाल्टन के डिफिनेशंस के अनुसार, जॉन डाल्टन ने जब परिभाषित किया था एटम को, तो उसने बताया था कि परमाणु एक ऐसा सूक्ष्म कण होता है पदार्थ का, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। हालांकि जब नए नए वैज्ञानिक उभर करके सामने आए, तो इन लोगों ने साबित कर दिया कि परमाणु तो मौलिक कणों से बना होता है, उसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। याद रखना, अभी जो है टोटल परमाणु के 20 पार्टिकल्स का खोज हो चुका है। 20 पार्टिकल्स का, जिसमें न्यूट्रिनो आती है, मेसोन आती है, वेसोन आती है, फोटोन आती है। फोटोन का खोज आइंस्टीन ने किया था, याद रखना। तो स्टूडेंट, कितने अभी तक पार्टिकल जो है, कितने पार्टिकल का खोज, एटम के कितने पार्टिकल का खोज हो चुका है टोटल? क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि एटम के कितने पार्टिकल का खोज हो चुका है, तो आप बताना 20 पार्टिकल। कितने कणों का खोज हो चुका है? 20 कणों का, 20 कणों का जो है ना खोज हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं के साथ हमने अगले क्लास में स्टूडेंट आप लोगों को बताया था, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और इसी के साथ हमने कल के क्लास में आप लोगों को सेल या ऑर्बिट बताया था। आज थोड़ा सा उसका बैकअप ले लेते हैं। सेल या फिर ऑर्बिट बताया था। स्टूडेंट, ये ना सेल यानी कि ऑर्बिट होता क्या है? तो स्टूडेंट, मैंने कल के डायग्राम ये बताया था कि ये परमाणु का नाभिक है, और नाभिक के चारों साइड जो वृत्ताकार पथ पाया जाता है, ये वृत्ताकार पथ हुआ नाभिक का। चारों साइड इस तरह से वृत्ताकार पथ पाया जाएगा, ये रहा। और इसी वृत्ताकार पथ पर याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्कर काटते रहता है। परमाणु के जिस वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है या उपस्थित होता है, इन सभी पथों को कक्षा कहा जाता है। मैंने बताया था कि सेल या ऑर्बिट को के एल एम एन के द्वारा लिखा जाता है। के एल एम एन के द्वारा लिखा जाता है। बाह्यतम कोशों में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 2n² होती है। बाह्यतम कोशों में उपस्थित
अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2n² होता है। अब अगर हम पता करें किसके, अच्छा n जहाँ होगा, ये जो n होता है इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसका मतलब हुआ कक्षा की संख्या, इसका मतलब कक्षा की संख्या हुआ। इसको 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हो इसका मतलब हुआ पहली कक्षा, इसका मतलब पहली कक्षा। तो पहली कक्षा में पता करो कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इस फॉर्मूला का अप्लाई कर लेंगे 2। n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 2 जा 2, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर दूसरी की बात कर लेंगे तो 2n के जगह पर कितनी आएगी 2 आएगी। जैसे फॉर्मूला यहाँ भी लिख देता हूँ, n के जगह पर 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 होगा, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर तीसरा लेंगे तो n की वैल्यू क्या लेंगे 3 लेंगे, तो 2 इंटू n के जगह पर 3 रखो, तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, तो इसमें कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से आप स्टूडेंट किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति पता कर सकते हो। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो एग्जाम में की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास 12th के एग्जाम में और 10th के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, और किसी भी एग्जाम में आ सकती है, इसलिए ध्यान रखना। हमने सेल को बताया, ऑर्बिट को बताया स्टूडेंट। अभी हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद सब सेल और सब ऑर्बिट का चर्चा करने वाले हैं। चलो ओके, हेडलाइन बना लेना सब भी, और कॉपी पर लिखते जाइए सब सेल। पेन पेंसिल लेकर रेडी रहिए और नोट्स बनाते चलिए, और आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित होगा। सब सेल या फिर सब ऑर्बिट इसे कहा जाता है, सब सेल या फिर सब ऑर्बिट। इसे ना स्टूडेंट उपकोश या फिर हिंदी में उपकक्षा बोलोगे, हिंदी में उपकोश या फिर उपकक्षा बोलोगे। स्टूडेंट ये होता क्या है उपकोश या फिर उपकक्षा? अभी मैंने बताया था क्या ये परमाणु होता है और इनके ये नाभिक होती है, और ये जो वृत्ताकार पथ है ये कक्षा होती है, सेल होती है, और इसे के एल एम और एन के द्वारा लिख, तो सब सेल या फिर सब ऑर्बिट, सब सेल या फिर सब ऑर्बिट। स्टूडेंट सब सेल क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आप लोगों की भी चर्चा किया कक्षा के बारे में। कक्षा वह होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या फिर परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, ठीक, को कक्षा कहलाती है। वृत्ताकार पथ को हम लोग कक्षा बोलते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे से सब सेल या फिर सब ऑर्बिट, उपकोश या उपकक्षा। स्टूडेंट ये क्या होता है कि ये जो कक्षा होती है ना, कक्षा में कक्षा के जिस स्थान पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है उसे हम लोग सब सेल या फिर सब ऑर्बिट कहते हैं। तो आप लोग लिखना कि इस कक्षा का वह स्थान, कक्षा का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, सब सेल या फिर सब ऑर्बिट कहलाती है। सब सेल या फिर सब ऑर्बिट कहलाती है। कक्षा का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है वह ना सब सेल या फिर सब ऑर्बिट कहलाती है। स्टूडेंट याद रखना, इसे एस पी डी एफ के द्वारा लिखा जाता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आती है, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होती है। स्टूडेंट ये होता है हमारा सब सेल। थोड़ी सी इसकी एनर्जी ऑर्डर की भी बात कर लें तो याद रखना
एनर्जी जो होता है स्टूडेंट, एस का पी से कम होगा, पी का डी से कम होगा और डी का एफ से कम होगा। अर्थात एफ उपकोष का एनर्जी एस के अपेक्षा अधिक, एस एफ से कम, एफ का एनर्जी डी से ज़्यादा, डी का एफ से कम, डी का पी से ज़्यादा, पी का डी से कम, और पी का एस से ज़्यादा और एस का पी से कम होता है। ये इसका एनर्जी ऑर्डर होता है। और अभी अभी मैंने चर्चा करूं, आगे हमारा आएगा वुंड्स रूल। ठीक, तो वुंड्स रूल देखना है, उसके बाद एनर्जी देखनी है कक्षा या फिर कोश का। पहले एनर्जी कक्षा कोश की देखनी है, फिर वुंड्स रूल देखनी है, उसके बाद हम लोग क्वांटम नंबर पे चलेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, करते हैं। आगे हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने सब सेल या फिर सब ऑर्बिट के बारे में देखे, अभी स्टूडेंट हमें एनर्जी ऑफ सेल या ऑर्बिट देखनी है, कक्षा या कोश की ऊर्जा को देखनी है। स्टूडेंट, तुम्हें जानना होगा कि कक्षा एवं कोश जो हमारा के एल एम एन होती है, इसकी ऊर्जा क्या होती है, किसकी ऊर्जा कम, किसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। ओके स्टूडेंट, दुनिया में सबसे बड़ा बल जो है ना, सबसे बड़ा बल और सबसे खतरनाक बल है, वह है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर पावर। यह इतना खतरनाक होने के कारण, इतना बड़ा होने के कारण, जो अपने आप को बड़ा समझता है ना, प्रकृति का नियम है उसे समित करके एकदम छोटा कर देता है। यह बल बहुत बड़ा है, नाभिकीय बल, परंतु प्रकृति ने उसे समेट करके एकदम छोटा कर दिया, एक नाभिक में संजो दिया। और स्टूडेंट, सबसे छोटा बल है गुरुत्वाकर्षण बल। ये छोटा होने के कारण पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ये दो पिंडों के बीच लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि कक्षा की जो ऊर्जा होती है स्टूडेंट, जो कक्षा नाभिक के पास होगा, ओके, जो कक्षा, पहला कक्षा ये हो गया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, जो कक्षा नाभिक के पास होगा वहां पर ऊर्जा कम लगाना पड़ेगा नाभिक को, उसे बांधने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए कम लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटती है, उसके अंदर जो प्रोटॉन होती है ना, वहां पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बल लगाता है। क्या हुआ? बल लगाता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटती है। स्टूडेंट, तो जो कक्षा नाभिक के पास होगा उसके लिए तो ऊर्जा कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो नाभिक के पास है। लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा जो होगा बाह्यतम कोशों के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि वह नाभिक से दूर जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे कक्षा की ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। स्टूडेंट, याद रखना, कक्षा की संख्या बढ़ने पर कक्षा की ऊर्जा बढ़ती है। अर्थात पहले कक्षा की ऊर्जा कम होगी और अंतिम कक्षा की ऊर्जा अधिक होगा। आप इसके द्वारा नोट्स बना सकते हो। कक्षा की संख्या बढ़ने पर कक्षा की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है, भी बताया ना। जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अर्थात प्रथम कक्षा की ऊर्जा अंतिम कक्षा की ऊर्जा की अपेक्षा कम होगा। अर्थात सबसे ज्यादा अंतिम कक्षा की ऊर्जा होगा और पहले कक्षा की ऊर्जा कम होगी। तो एनर्जी ऑर्डर कक्षा का देखा जाए तो सबसे कम के का होगा पहला कक्षा, उसके बाद एल का होगा, एम का होगा, एन का होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? एन का होगा। चलो हम यहाँ पर देखते हैं एनर्जी ऑफ सेल ऑर्डर के बाद हम देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट हुंड्स का रूल। हुंड्स एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन के विलक्षित गुणों को लेकर के बताया। उसने बताया था कि जब तक हो सके, इसका स्टेटमेंट है, ओके, इसका कथन है कि जब तक हो सके इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। अयुग्मित को इंग्लिश में अनपेयर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड। इसने बोला था जब तक हो सके इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है।
या रहना पसंद करता है। अर्थात परमाणु की जो कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरा जाएगा, पुनः उसका जोड़ा लगान क्या जाएगा, यही हुंड्स का रूल। जैसे 3d4 लिया, ये d ऑर्बिटल हुआ, d ऑर्बिटल के लिए कितना कक्षक होगा, 5, 1 2 3 4 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में, 4 इलेक्ट्रॉन। तो पहले एक एक करके भरोगे, एक एक करके ऑर्बिटल में भरा जाएगा, अगर बचा तो जोड़ा लगान होगा, अन्यथा कोष खाली, कक्षक खाली रहेगा। जैसे मानो 2p6 है, तो p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होगा, 3 होगा, 3 ऑर्बिटल होगा। तो इस p में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक एक करके भरोगे, फिर उसका जोड़ा लगान करोगे, यही रूल्स है हुंड्स का। अर्थात हुंड्स ने बोला था कि जब तक हो सके इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहता है, अर्थात परमाणु की कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरा जाता, पुनः उसकी जोड़ा लगान की जाती है। ओके, चलो ठीक है। तो ये हमारा था हुंड्स की रूल, और हम आज क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।